गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को मैं कंप्लीट करा देता हूँ। राइट, वैसे मैंने कहा था कि जो रिमेनिंग पार्ट है एनपीवी निकालना इस क्वेश्चन में मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड के रेस्पेक्ट में, ये आपको कहा था पिछली क्लास में, लेकिन मैं इसको कवर करा देता हूँ। जिन बच्चों ने नहीं किया या वो कर नहीं पाए उनके लिए भी सही रहेगा, और जिन्होंने किया वो आंसर मैच कर सकते हैं। ओके, तो हम सेकंड वर्किंग नोट नंबर हमने फर्स्ट बना लिया था, जिसकी हेल्प से हमने सी एफ ए टी पर एनम 5,27,500 इन केस ऑफ मशीन फर्स्ट या वन कह सकते हैं, और 7,32,500 इन केस ऑफ मशीन टू। ओके, अब स्टेटमेंट बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं एनपीवी के रेस्पेक्ट में। तो लिखिएगा स्टेटमेंट शोइंग इवेल्युएशन ऑफ टू प्रपोजल्स, और वो मशीन फर्स्ट और सेकंड के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि यहाँ दो प्रपोजल हैं और वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक मशीन यदि हम सेलेक्ट करेंगे तो दूसरी मशीन हमें ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करनी पड़ेगी, या हम कह सकते हैं ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट कॉलम है टाइम का, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% है। ओके जी, यस सर। अब आ जाते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मशीन वन और मशीन टू। ओके, इस तरीके से शॉर्ट में लिख देते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, आप शॉर्ट में एफ वी या पीवी भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो M1 और M2 ये सेकंड मशीन की हम बात कर रहे हैं। ओके ना, चलिए इसमें सबसे पहले हम कैश आउटफ्लोज की बात करेंगे। ओके, कैश आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लोज, राइट। और कैश आउटफ्लो में बेसिकली एक ही है बस पॉइंट, और वो है परचेज कॉस्ट। आप कॉलम वगैरह ड्रॉ कर लेंगे, परचेज कॉस्ट कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे टाइम के लिए एक कॉलम होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए दूसरा कॉलम होगा, और मशीन वन और टू के लिए एक अलग से कॉलम होगा फ्यूचर वैल्यू का। राइट, लाइकवाइज प्रेजेंट वैल्यू का दोनों मशीन्स के लिए अलग अलग कॉलम होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो परचेज कॉस्ट आज हमने इनकर्ड की होगी जीरो पीरियड में। आज के 1 रुपी की वैल्यू 1 रुपी ही रहेगी, चाहे रेट हमारा 12% हो या 10% हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताइए जरा, और ये रुपीस के टर्म्स में है, फ्यूचर वैल्यू भी और प्रेजेंट वैल्यू भी। ओके, तो परचेज कॉस्ट है इस केस में, परचेज कॉस्ट है इस केस में 15 लाख। इसको फ्यूचर वैल्यू की जगह मैं वर्ड यहां पर अमाउंट भी कर सकता हूं। फ्यूचर वैल्यू की जगह मैं वर्ड अमाउंट वर्ड यूज कर सकता हूं। ये 20 लैक्स है। ओके, अब देखिए 1 रुपी की वैल्यू आज की डेट में 1 रुपी रहेगी, तो 15 लाख की वैल्यू कितनी होगी सर? 15 लाख ही होगी। तो ये मैंने लिख दिया। और सर 20 लाख रुपीस की वैल्यू आज की डेट में कितनी होगी सर? 20 लाख ही होगी। ओके, बहुत अच्छा। तो यहां हम, ये आ जाएगा हमारा PVCO। ओके, तो यहां लिख सकते हैं PVCO, शॉर्ट में लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लोज, लिख दिया मैंने। अब मैं आगे आ जाता हूं और लिखता हूं कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज। ओके जी, कैश इनफ्लोज में सबसे पहला पार्ट क्या है? CFAT।
और सी वर्किंग नोट नंबर 1, 1 2 3 4 एंड देन 5। ओके, और इस क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू मशीन्स की गिवन नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालिए। सर गिवन है, जो गिवन है वही लेना है। ओके, 0.893 क्वेश्चन में देखें आप, सेकंड टेबल रेफर करें, ये रही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। आ रहे नजर? थोड़ा सा सर ऊपर कर दो आप, ये लीजिए, अब नजर आ रहा है प्रॉपर? हाँ सर अब तो नजर आ रहा है। ओके, ये वैल्यू है बेसिकली, ये रही यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 0.893 मैंने लिख दिया 0.97, एक सेकेंड मुझे देखने दो, 797 है। ओके 797 के बाद 0.712 636 और इसके अलावा है 0.567। ठीक है, और देखिएगा CFAT हर साल कितनी है सर? 5,27,500, 5,27,500 हर साल CFAT सेम है। 5,27,500 हर साल CFAT सेम है। एनुअल CFAT थी ये, पर एनम CFAT थी जो हमने कंप्यूट करी वर्किंग नोट नंबर 1 में। यहां देखिएगा 7,32,500 और यहां भी 7,32,500। ये फ्यूचर वैल्यू है, हर साल के एंड में इतना हम CFAT अर्न करेंगे यदि हमने मशीन सेकंड परचेज की तो। ओके, और मशीन सेकंड परचेज करें या फर्स्ट परचेज करें, ये डिसाइड करने के लिए मैंने डिसीजन ले लिया, पहले अजम्पशन लिया कि हम मशीन फर्स्ट भी परचेज करेंगे और मशीन सेकंड भी परचेज करेंगे। यदि फर्स्ट मशीन की एनपीवी फर्स्ट मशीन से ज्यादा फायदा होगा मशीन सेकंड के कंपैरिजन में, तो मशीन सेकंड को परचेज करेंगे। मशीन सेकंड से ज्यादा फायदा होगा मशीन फर्स्ट के कंपैरिजन में, तो मशीन सेकंड परचेज करेंगे। फिर मशीन फर्स्ट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। दोनों मशीन्स परचेज नहीं करनी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब हमें रेफ्रिजरेटर परचेज करना है हम शोरूम में जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यदि मैंने एक ऑप्शन, एक कंपनी, एक ब्रांड डिसाइड करा तो बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या होंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि मुझे एक ही रेफ्रिजरेटर परचेज करना है। यहां भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल वो प्रपोजल होते हैं, एक यदि आपने एक्सेप्ट करा तो बाकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू इट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, 1 रुपए फ्यूचर वैल्यू है, आज की डेट में 0 ईयर में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 0.893। 1 रुपए फ्यूचर वैल्यू है सेकेंड ईयर में, आज की डेट में 12% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 0.797। 1 रुपए फ्यूचर वैल्यू है थर्ड ईयर में, आज की डेट में 0 ईयर में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 12% के अकॉर्डिंग? 0.712। और 1 रुपए फ्यूचर वैल्यू है फोर्थ ईयर में, आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 0.636। आई थिंक ये क्लियर होता जा रहा है? यस सर। तो 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू ये है, 5,27,500 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी सर? मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5,27,500 इंटू में 0.893 मल्टीप्लाई करें सर, 4,71,000 056 कर सकते हैं। 471,058 करना पड़ेगा, 6 नहीं 8 करना पड़ेगा। ओके, 0.797 मल्टीप्लाई करेंगे 527,500 तो ये आ जाएगा 4,20,000। 418 कर लेते हैं इसको, हालांकि 7 भी कर सकते थे। नेक्स्ट 527,500 इंटू में 0.712 37,550। ओके, यह आ जाएगा 33,5490। यह आ जाएगा 299।
093। ओके, मैंने 0.5 को एक एक्सीड कर दिया है, एक बढ़ा दिया है हर जगह। आप उसको एज इट इज रहने दे सकते थे, कोई इशू नहीं है। 732 500 इंटू में 0.893 करेंगे, तो यहाँ भी मैं बढ़ा देता हूँ 65। आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 6541 2 कर सकते हैं या 23 कर सकते हैं, मैं 23 कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट है। देखो बच्चों, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा इस कैलकुलेशन से बचा जा सकता है जब सेम CFAT हो हर साल, लेकिन अभी तो हम नॉर्मल सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आने वाले टाइम में, आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा यदि CFAT जैसे इस क्वेश्चन में सेम है हर साल, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई से बच सकते हैं। ओके, चलिए वो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आज नहीं, अभी आराम से चलते हैं। सारी चीजें एक साथ बताना आपके लिए डाइजेस्टेबल नहीं होगा। ओके, चलिए 2 6, यह आ गया 5 521 521 540। भाई मल्टीप्लाई आप लोग सब अच्छे से करें, नहीं तो बच्चों मुश्किल हो जाएगी। ओके ना? हाँ जी सर। यदि आपने कहीं मिस्टेक कर दी, ये तो एग्जैक्ट ही आ गया था, मैंने फिर दोबारा चेक कर लिया एक बार आपके लिए। ये आ गया 4,65,870। ओके जी, नेक्स्ट है 0.567 इंटू में 7,32,500। ये आ गया 4,15,327.5 है, तो मैं 8 कर देता हूं। ओके जी सर, ठीक है। अब आप जरा जल्दी से टोटल कर लो, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई, इसको हम लिख सकते हैं PVCI, इसको बी पार्ट मान लेते हैं, राइट? हाँ जी सर। चलिए अब अमाउंट टोटल तो कर लें सर। हाँ सर, टोटल करना पड़ेगा। 471,058 प्लस 420,418, ओके, प्लस 37,5580, ओके, प्लस 333,5490 प्लस 299,093, तो ये आ गया 19,00,01639। आप प्लीज चेक कर लेना, वैसे तो मैं सही कैलकुलेशन कर रहा हूं, फिर भी आप देख लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं 26,40,666 और 4। ओके, ये वैल्यू आ गई बेसिकली। तो ये बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, अब जरा देखिए, PVCO आ गया, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लोज 15 लाख, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज 19,1639। तो इसका मतलब हमें मशीन दोनों में NPV आ रही है। जरा NPV चेक कर लेते हैं। NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं इसको। PVCI जो कैश इनफ्लोज है, फायदा है, उसमें से कॉस्ट को डिडक्ट करना होगा। तो ये 4,16,39 आ गया, और इस केस में 6,40,664 आ गया। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कौन सी मशीन हमें खरीदनी चाहिए? कौन सी मशीन? सर हमें सेकंड मशीन परचेज करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड मशीन में NPV फायदा या बेनिफिट सबसे ज्यादा है। मैं NPV इसलिए लिखता हूं क्योंकि इसमें कैश कंसीडर करते हैं, कैश ही आउटफ्लो के रूप में और कैश ही इनफ्लो के रूप में। इसी वजह से बेनिफिट नहीं कहते NPV को, NPV ही कहा जाता है, बेनिफिट नहीं कह सकते इसको। ओके, क्योंकि कॉस्ट है कैश में और इनफ्लो भी है कैश में, तो नेट जो बेनिफिट आया उसको हम टेक्निकल नाम दे देते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। और आज के डेट में है, जीरो ईयर में ये बेनिफिट है, फ्यूचर ईयर में जो वैल्यू होगी कैश इनफ्लोज के रूप में, CFAT के रूप में, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया जीरो ईयर में, और कैश आउटफ्लो जीरो ईयर का है, तो सिमिलैरिटी मेंटेन हो रही है। PVCO जीरो ईयर में, PVCI जीरो ईयर में, तो इसका मतलब जीरो ईयर में बेनिफिट NPV,
मशीन सेकंड में ज्यादा है, इसका मतलब मशीन सेकंड ही हमें परचेज करनी चाहिए, दोनों मशीन नहीं परचेज करनी। सर ये कैसे मालूम पड़ा आपको कि दोनों मशीन नहीं परचेज करनी? बच्चों ये लिखा फर्स्ट सेंटेंस में, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स आर दोज प्रपोजल्स, वन यदि हम एक्सेप्ट करते हैं, वन यदि हम एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल, तो ऑटोमेटिकली बाकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स टू इट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, हालांकि दोनों मशीन से बेनिफिट तो है, एनपीवी पॉजिटिव है, लेकिन जिस मशीन की ज्यादा है उसको खरीदा जाएगा, दूसरी को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, खरीद ही नहीं रहे हम, बात खत्म, कहना भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसे प्रपोजल्स को ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स कहा जाता है, ऑप्शंस कहा जाता है म्यूचुअली, या ऑल्टरनेटिव्स कहा जाता है। ओके, हां जी सर, तो डिसीजन लिखिए जल्दी से। अब डिसीजन, मशीन सेकंड should be, machine second should be purchased as NPV is higher than machine फर्स्ट। ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ है। अभी हमने जस्ट एनपीवी कंप्यूट की है, हमने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड अभी नहीं किया, वो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं है इस वजह से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, प्रॉफिटेबिलिटी। या डिजायरेबिलिटी फैक्टर हम कह सकते हैं। ये होगा किसका रेशो? पीवीसीआई का डिवाइडेड बाय पीवीसीओ। पीवीसीओ नीचे इसलिए आता है क्योंकि पहले आप कैश आउटफ्लो लगाएंगे, कैश आउटफ्लो करेंगे, उसके बाद ही कैश अर्न करेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बाद अर्निंग होगी। $19 लाख देख सकते हैं, 19 लाख 1639 डिवाइडेड बाई 15 लैक्स पीवीसीओ है, ये टाइम्स में निकाल लेंगे। नेक्स्ट है सेकंड मशीन, 26,40,664 डिवाइडेड बाई 20 लैक्स। चलिए ये आ गया, फर्स्ट पॉइंट समथिंग आएगा और नेक्स्ट भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लेते हैं। ये आ गया 1.32 टाइम्स, और मैंने कहा था ये प्रीवियस क्लास में टाइम्स में निकलेगा। 19 लैक्स 1639 डिवाइडेड बाई 15 लैक्स, ये आ गया 1.267 टाइम्स। तो ये बेसिक सी बात है, हमने अभी तक केवल प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कवर करा है, बाकी कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, जस्ट आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जो मैंने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, आप लोगों ने किया होगा, तो इसी तरीके से होना चाहिए, यही आंसर आना चाहिए जो मेरा है आप लोगों का। ओके, अब तो आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने क्वेश्चन नंबर 16 कराया, हाँ जी बच्चों, लेकिन सर आपने इसमें फर्स्ट पार्ट तो कराया नहीं, आपने तो केवल सेकंड और थर्ड कराया। क्या सर फर्स्ट पार्ट नहीं करना? बच्चों फर्स्ट पार्ट करना है, लेकिन मैंने अभी कंसेप्ट इसका बताया नहीं है कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या होता है। पिछली क्लास में मैंने एनपीवी बताई थी आपको एक एग्जांपल के थ्रू, और उसी एग्जांपल में मैंने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको कंप्यूट करवा दिया था। तो जो बातें अभी कॉन्सेप्चुअली मैंने डिस्कस करी हैं, इस क्वेश्चन में भी मैंने वही कवर की हैं।
आने वाले टाइम में मैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड बताऊंगा, बाकी टेक्निक्स के रिगार्ड में भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि स्टेप वाइज चलेंगे। इतना जल्दी करेंगे ना तो उससे दिक्कत हो जाएगी फिर बच्चों, ठीक है। यदि हम जल्दी करेंगे तो उससे प्रॉब्लम होने वाली है हमें, हम आराम आराम से चलेंगे, कोई इशू नहीं है। ताकि क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से, इस चैप्टर में से आएगा, तो इस वजह से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी एग्जाम में आया हुआ है नवंबर 2012 में। ओके, इसमें पे बैक पीरियड भी है, अकाउंटिंग या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा केवल प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पीवी इंडेक्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ओके, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी कह सकते हैं। पीवी इंडेक्स का मतलब है यहां पर प्रेजेंट वैल्यू। ये मैंने पे बैक पीरियड अभी डिस्कस नहीं करा है, इसलिए नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं कराऊंगा अभी। और ARRV मैंने अभी आपको डिस्कस नहीं किया, जैसे डिस्कस हो जाएगा आप ऑटोमेटिकली खुद कर सकते हैं। चलिए, लेकिन मेन बात मुझे बतानी है, इसमें CFAT कैसे कंप्यूट होगी, मैं केवल CFAT बता दूंगा। राइट, यस सर। और लगता है तो मैं सिंपल पेबैक पीरियड भी लगे हाथों बता दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। SS Limited is considering the purchase of a new automatic machine which will carry out some operations which are at present performed by manual labor। ओके, ध्यान दीजिएगा, अभी जो भी काम हो रहा है, जो भी काम हम कर रहे हैं फैक्ट्री में, वो मैनुअल लेबर के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है फैक्ट्री में, कंपनी में, वो मैनुअल लेबर के थ्रू बनाया जा रहा है। तो कंपनी ने सोचा क्यों ना मशीन्स खरीदकर मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन किया जाए। तो ये बात है इस सेंटेंस में, देखिए ध्यान से। SS लिमिटेड इज कंसिडरिंग, सोच रही है कंपनी, द परचेज ऑफ अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन। और यहां वर्ड आ गया, दोनों मशीन नहीं खरीदनी, एक मशीन खरीदनी हमें, जस्ट अ न्यू, अंडरलाइन भी कर लेना इसको आप, अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन which will carry out some operations which are at present performed by manual labor। और हमारे पास इस क्वेश्चन में भी दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, NMA1 और NMA2। NM का मतलब न्यू मशीन A1 और न्यू मशीन A2। टू ऑल्टरनेटिव मॉडल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आसानी से दोनों ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट में, A1V और A2V। A2 यदि हम परचेज करेंगे तो उसमें कुछ ऑप्शन है, देखिए। कॉस्ट ऑफ द मशीन है कितना, 20 lakhs, मशीन A2 25 lakhs, और दोनों की लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ सेम है। इसका मतलब कंपैरिजन पॉसिबल है। कब पॉसिबल नहीं होगा कंपैरिजन, एक मशीन की लाइफ 5 साल हो और दूसरी मशीन की लाइफ 6 साल हो, या 4-5 भी हो सकता है, मतलब लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ में डिफरेंस हो। आगे देखिएगा एस्टिमेटेड, और मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था, यदि किसी क्वेश्चन में एस्टिमेटेड वर्ड यूज ना करे तो तब भी आपको मानना है कि सारी इंफॉर्मेशन एस्टिमेटेड है, क्योंकि अभी हमने मशीन खरीदनी है, खरीदे या ना खरीदे ये डिसीजन लेना है, तो सारी चीजें अनुमानित है। हालांकि इस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड वर्ड यूज कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16 में एस्टिमेटेड वर्ड यूज नहीं करा था, तब भी हमने माना ये अनुमानित इंफॉर्मेशन है, अनुमानित एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन है। सारी इंफॉर्मेशन एस्टिमेटेड होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो भी आप क्वेश्चंस कवर करेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन 20 लाख से 25 लाख से, लाइफ है 5 इयर्स। एस्टिमेटेड सेविंग्स, ये मशीन जब हम खरीदेंगे A1, तो A1 की वजह से सेविंग होगी, किसमें, डायरेक्ट वेजेस में सेविंग हो जाएगी। ओके, तो मशीन A1 की वजह से सेविंग 7 लाख रुपीज पर एनम, और मशीन A2 की वजह से 9 लाख की सेविंग है। सेविंग्स इन स्क्रैप भी है। चलिए, तो इसका मतलब ये दो बातें देख लीजिएगा, ये सेविंग्स हैं किसकी वजह से, ये भी सेविंग्स हैं किसकी वजह से, इसका मतलब सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस ड्यू टू मशीन A1 और A2।
सेविंग्स इन स्क्रैप ड्यू टू मशीन A1 और A2। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है एडिशनल कॉस्ट। भाई सेविंग हुई है मशीन A1 और A2 की वजह से, तो मशीन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती? यस। तो मशीन की वजह से सेविंग दो है हमारे पास। डायरेक्ट वेजेस में सेविंग हुई है पर एनम 7 लाख 9 लाख, और स्क्रैप में सेविंग्स हुई है पर एनम 60,000 और 1 लाख रुपीस। एडिशनल कॉस्ट आ रही है 30 और 90 इनडायरेक्ट मटेरियल के रूप में, और एडिशनल कॉस्ट है किसके रेस्पेक्ट में? एडिशनल कॉस्ट है किसके रेस्पेक्ट में? ये है इनडायरेक्ट लेबर के रेस्पेक्ट में। और एडिशनल कॉस्ट है यहां भी हमारे पास एडिशनल कॉस्ट है। ओके, ये भी एडिशनल कॉस्ट है। तो प्लीज ये बात आप ध्यान में रखनी है। इसका मतलब नई मशीन हम A1 या A2 खरीदेंगे तो उनसे कुछ सेविंग होगी परचेजर को, कंपनी को जो खरीद रही है मशीन्स, और कुछ कॉस्ट भी आएगी। ओके, लेकिन हमें तो चाहिए CFAT, हमें तो चाहिए CFAT। कैश आउटफ्लो तो आसानी से निकल जाता है। कितना कैश आउटफ्लो है इन केस ऑफ A1? सर 20 लैक्स है। 20 लैक्स की आज की डेट में 0 ईयर में वैल्यू कितनी होगी? सेम होगी सर 20 लैक्स। और 25 लैक्स कैश आउटफ्लो है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो भी 25 लैक्स होगी। कैश आउटफ्लो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैश इनफ्लो में थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। और कैश इनफ्लो में सबसे मेन सोर्स CFAT होगा, CFAT होगा। और CFAT कैसे निकलेगा? PAT पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीशिएशन एड बैक करना पड़ेगा। CFAT का मतलब हम सिंपल वे में लेमैन के टर्म्स में, आम आदमी की भाषा में कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैश वाला, क्योंकि कैश गया तो कैश वाला प्रॉफिट ही आना चाहिए, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। सिमिलैरिटी मेंटेन हुई, कंपैरिजन करके आगे बढ़ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। डेप्रीशिएशन SLM मेथड के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है हमें, ये रहा, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। पिछले वाले जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था 16, हालांकि इसके बाद है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन मानेंगे, लेकिन हमने तो पहले किया उसको, तो उस वाले क्वेश्चन में भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ था। हमें पे बैक पीरियड कॉम्प्यूट करना है, ये देख लेंगे बाद में। अकाउंटिंग रेट, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले मुझे CFAT चाहिए। और देखिए ध्यान से, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इस तरीके से आएगा। इसका मतलब ये वाली जो टेबल है वो तो बनानी ही पड़ेगी, चाहे NPV निकालने के लिए कहे क्वेश्चन या ना कहे। तो PVC और PVCI निकालने के लिए ये टेबल तो आपको बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट तो बनानी पड़ेगी। यही बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट है इसी टेबल में। चलिए, तो हम क्वेश्चन करते हैं 15th, क्वेश्चन 15th। ओके, मैं सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने, क्वेश्चन नंबर 16 में भी मैंने आपको CFAT निकाला था सबसे पहले, इस वाले क्वेश्चन में भी CFAT, क्योंकि कैश आउटफ्लो निकालना बड़ा आसान है, वो दिया हुआ ही है। स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, जिसको मैं CFAT भी कह सकता हूं। ओके, लेकिन सर इसमें तो सेल्स भी गिवन नहीं है, इसमें PBT या EBIT कुछ नहीं गिवन है, तो सर CFAT कैसे निकालेंगे? और CFAT निकालने से पहले आपको सर पहले निकालना पड़ेगा पैट। पैट कैसे निकलेगा सर? बच्चों डोंट वरी, जस्ट आप देखें, आप अभी डरे ना, अभी केवल आप ध्यान दें तो आपको सब समझ में आएगा। देखिएगा प्लीज, मशीन की वजह से सेविंग्स हो रही है ना, सेविंग्स इन
डायरेक्ट वेजेस ये है 7 लाख। हाँ सर आपने देखा था, बताया भी था 2 बार। और यहां पर है सर 9 लाख। हाँ जी बच्चों, इसके अलावा बताइए क्या और सेविंग्स हैं? हाँ सर सेविंग्स और भी हैं। सेविंग्स इन स्क्रैप। और सर ये जो सेविंग है ना वो पर एनम है, इसी वजह से आपने लिख दिया शॉर्ट में पीए, दैट इज पर एनम। सेविंग्स इन स्क्रैप ये भी पर एनम है सर। और ये एस्टिमेटेड सेविंग है, एस्टिमेटेड वर्ड लिखने की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं है सर। 60,000 है इस केस में, और दूसरे केस में सर 1 लाख है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, तो आप लिख सकते हैं क्या, टोटल टोटल सेविंग्स पर एनम। मशीन A1 की वजह से हमें एज ए कंपनी कितनी सेविंग हुई टोटलिटी में? सर 7,60,000। और मशीन A2 की वजह से टोटलिटी में सेविंग्स हुई कंपनी को 10 लाख। ओके, लेकिन कुछ कॉस्ट भी तो आ रही है सर, वो नहीं डिडक्ट करेंगे आप बच्चों? करेंगे ना। तो लिखिएगा कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेकिन सर वर्ड यूज करा था एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि मशीन ए की वजह से इतनी एक्स्ट्रा सेविंग हुई कंपनी को। वो एक्स्ट्रा या एडिशनल सेविंग के रेस्पेक्ट में नहीं लिखा, लेकिन कॉस्ट के रेस्पेक्ट में लिख दिया। तो जो सेविंग है वो भी एडिशनल है और कॉस्ट भी एडिशनल है। मशीन ए खरीदेंगे तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेविंग होगी, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेविंग होगी, ये एडिशनल एडिशनल कॉस्ट होगी। एक्स्ट्रा एडिशनल इंक्रीमेंटल एक ही बात है। चलिए, तो मैं इसी वजह से एक्स्ट्रा या एडिशनल नहीं लिख रहा, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल लिखूंगा, दैट्स इट। और ये कितना है सर? 30,000 है सर। दूसरे केस में कितना है सर? 90,000 है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। सर ये देखेंगे क्या आप? हाँ बच्चों देखना पड़ेगा। 40,000 एंड देन 50,000। ओके सर, इसके अलावा भी है सर क्या? यस बच्चों, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। और बच्चों ये भी पर एनम है। पर एनम को तो बहुत जरूरी है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये भी पर एनम। शॉर्ट में लिख दिया मेंटेनेंस वर्ड को मैंने, पर एनम। 45 और सर 85। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मशीन की वजह से नेट सेविंग कितनी हुई? नेट सेविंग्स पर एनम ड्यू टू मशीन A1। 6,45,000। ओके सर, 7,75,000। ठीक है, अब देखिए जो सेविंग्स है ये मशीन खरीदने की वजह से सेविंग है। क्या इस सेविंग में डेप्रीशिएशन डिडक्ट हुआ है या नहीं? सर कहां डिडक्ट हुआ है? नहीं हुआ सर। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डिडक्ट हुई है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिडक्ट हुई है, रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट डिडक्ट हुई है? नहीं हुई सर। इसका मतलब जो ये नेट सेविंग्स है इसमें अभी डेप्रीशिएशन डिडक्ट होना बाकी है या नहीं? यस सर। तो हम डेप्रीशिएशन डिडक्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन्स। क्या मशीन्स की स्क्रैप वैल्यू वगैरह गिवन है? शायद नहीं। नहीं सर गिवन नहीं है। तो 20 लैक्स पर 4 से डिवाइड कर दो, 5 लाख आ गया डेप्रीशिएशन। एक सेकेंड, 5 ईयर्स थी, सॉरी 5 ईयर्स। और दूसरे केस में 25 लैक्स को
5 ईयर्स से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 4 लाख और ये आ गया 5 लाख डेप्रीशिएशन। सर जैसे ही आपने डिडक्ट करा, नेट सेविंग्स में डेप्रीशिएशन डिडक्ट नहीं है, लेकिन पैट निकालने के लिए डेप्रीशिएशन आपको डिडक्ट करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। चलिए, पैट के लिए डेप्रीशिएशन जरूरी है, तो क्या आ जाएगा? अब देखिए, डेप्रीशिएशन हमारा फिक्स कॉस्ट होती है, डेप्रीशिएशन हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। कौन सी फिक्स कॉस्ट होती है? डेप्रीशिएशन होती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट होती है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसका मतलब नेट सेविंग्स पर एनम, उसमें से मैंने डेप्रीशिएशन डिडक्ट करा, तो इसको हम ईबीआईटी या डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कह सकते हैं। सर एक बार दोबारा बताइए बच्चों, डेप्रीशिएशन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट डेप्रीशिएशन यदि डिडक्ट हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह नहीं है, तो डेप्रीशिएशन जैसे ही डिडक्ट हुआ तो प्रॉफिट अर्निंग्स बिफोर डेप्रीशिएशन बिफोर टैक्स हो गया, क्योंकि टैक्स ही एक खर्चा है जो अभी डिडक्ट करना बाकी है। तो इसका मतलब डेप्रीशिएशन डिडक्ट हो चुका, बाकी एडिशनल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, रिपेयर मेंटेनेंस सारी डिडक्ट हो चुके। तो इसका मतलब टैक्स डिडक्ट करना बाकी है, टैक्स डिडक्ट करना बाकी है, डेप्रीशिएशन हो चुका, तो इसका मतलब टैक्स डिडक्ट करना बाकी है। तो कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, कौन सी अर्निंग आ जाएगी? अर्निंग्स बिफोर टैक्स, प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स आ जाएगा। दैट्स इट। इसी वजह से मैंने इसको लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या पीबीटी या ईबीटी भी कह सकते हैं। सर समझ गए? इनकम टैक्स का रेट है सर 30%। सर डिडक्ट तो आपने किया नहीं भाई, डिडक्ट करने में क्या जा रहा है, वो कर देते हैं, उसमें क्या मुश्किल है। 30% से डिडक्ट कर दो, 245,000 इंटू में 30%, ये आ जाएगा 73,500। 275,000 इंटू में 30% कर दो, 82,500 हो गया। बहुत अच्छा सर। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम बोल सकते हैं पैट। तो भाई डिडक्ट करके अब बताया नहीं सर आपने, ये तो आ गया 192,500 है। 245,000 माइनस 73,500, ये डिडक्ट कर देंगे तो 171,500। अब देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमने टैक्स डिडक्ट करा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसमें क्या एड बैक करेंगे अब हम? इसमें सर डेप्रीशिएशन ऑन मशीन्स ये डिडक्ट कर देंगे। दैट्स इट। मशीन पर डेप्रीशिएशन 4 लाख है सर A1 पर, और उस वाले मशीन पर 5 लाख है। और ये सर आ जाएगा क्या, CFAT पर एनम। ये सारी इंफॉर्मेशन पर एनम थी, सब चीजें पर एनम है, पर एनम हर चीज पर एनम है यहां पर। तो 5,71,500 आ गया और 6,92,500 आ गया। ओके, 6,92,500 आ गया और 5,71,500 आ गया। बताइए कोई मुश्किल है? सर एक बार जल्दी से रिवाइज करा दो, इसको रिकैप कर दो सर, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखिए बच्चों, सेविंग हमें 2 थी और कॉस्ट हमें 3 गिवन थी, वो मैंने डिडक्ट करके नेट सेविंग पर एनम निकाल दी। हाँ जी सर। डेप्रीशिएशन क्या नेट सेविंग में डिडक्ट हो चुका था? नहीं सर, जैसे ही डेप्रीशिएशन डिडक्ट होगा तो पीबीटी आ गई। पीबीटी आपको कैसे मालूम पड़ा सर? क्योंकि अब खाली टैक्स डिडक्ट होना बाकी है और कोई खर्चा डिडक्ट होना बाकी नहीं है, इसीलिए मैंने पीबीटी बोला। उसको टैक्स डिडक्ट होना बाकी था इसीलिए पीबीटी बोल दिया, और फिर टैक्स डिडक्ट करा, पैट आ गया, पैट में डेप्रीशिएशन नेट बैक कर दिया, क्योंकि हमें सीएफएटी चाहिए, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए कैश वाला। जबकि डेप्रीशिएशन पीएटी डिडक्ट कर, पीएटी निकालने के लिए डेप्रीशिएशन डिडक्ट करके आपने बहुत सही किया है, लेकिन सीएफएटी के लिए डेप्रीशिएशन डिडक्ट करके गलती कर दी, तो गलती सुधारो, इसीलिए एड बैक कर दिया मैंने। ओके, दैट्स इट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक और बात करते हैं अब ध्यान से बच्चों।
प्लीज ध्यान से और बातें करते हैं। अब तो स्टेटमेंट बनानी है सर। हाँ बच्चों, ये बात तो सही कह रहे हैं आप लोग। तो मैं इस क्वेश्चन में थर्ड रिक्वायरमेंट कर रहा हूं। देखिए, इस तरीके से फुल फ्लैश क्वेश्चन ना कराने का ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि आप अभी CFAT पर ही फोकस करें। CFAT कैसे कंप्यूट होती है सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। CFAT कैसे कंप्यूट करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से दी हुई है फ्रेम करके, तो CFAT कैसे करेंगे कंप्यूट। तो मेरा ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस हैं, मेरा फुल फ्लैश कराने का ऑब्जेक्टिव ये है, ना कराने का, कि CFAT पे अभी हम फोकस करें इस वजह से। ओके, और एनपीवी और पीआई निकालते जाए, और अभी देखना मैं आगे बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे डिस्कस करता रहूंगा। चलिए करते हैं आगे। स्टेटमेंट शोइंग evaluation, statement showing evaluation of two proposals। मैंने कहा था अमाउंट की जगह फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू की जगह हम अमाउंट लिख सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू की जगह हम अमाउंट भी लिख सकते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू को शॉर्ट में पीवी भी लिख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी करते हैं अब हम। सबसे पहले कैश आउटफ्लोज की बात करेंगे हम। हाँ जी सर, क्योंकि पहले पैसा लगाएंगे उसके बाद ही तो कमाएंगे। हाँ सर, समझ गए। तो लिखिएगा परचेज कॉस्ट और 0 ईयर में आज ही परचेज किया ऐसा मानेंगे। डिसीजन लेने के लिए परचेज करें ना करें, हम मान लेंगे दोनों मशीन परचेज कर ली। चलिए अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, 1 रुपए की वैल्यू आज की डेट में 12% के अकॉर्डिंग 1 रुपए ही रहेगी, तो 20 लाख की वैल्यू भी आज की डेट में 20 लाख ही रहेगी। जो आपने 20 लाख रुपए लगाए हैं, 25 लाख रुपए आज लगाए हैं, तो आज की डेट में 25 लाख की वैल्यू 25 लाख ही रहेगी। इसको क्या कहा जाएगा सर, इसको बोलेंगे PVCO। ओके, इसको ए अज्यूम कर लेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। कैश इनफ्लोज, चलिए देख लेते हैं। CFAT हमने अभी कंप्यूट करना। सी वर्किंग नोट नंबर 1 अबव 1 2 3 4 5। ओके सर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखिए वही था 0.893। चेक करो क्वेश्चन में 0.979, सॉरी 797 है, 797, 0.712, 0.636, 0.567।
ठीक है, हाँ जी सर। 5,70,1,500। चलिए एक काम करते हैं, ये लिखने से बेटर है, इस तरीके से कर देते हैं, 6,90,2,500। ओके, इससे थोड़ा सा काम हमारा बच जाएगा, काम थोड़ा कम हो जाएगा। 5,71,500 0.893। और सर आपने कहा था जब सेम अमाउंट होगा CFAT का हर साल तो आप दूसरा ऑल्टरनेटिव वे बताएंगे। सर इस वाले क्वेश्चन में बता दो। ठीक है बच्चों, पहले ऐसे करते हैं फिर ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढते हैं। ओके ठीक है सर। तो ये आ गया 5,10,000, 5,10,350 कर सकते हैं इसको। दूसरा चेक करिए, 6,92,500 इंटू में 0.893, ये कितना आएगा? 6,18,403 कर सकते हैं इसको। ओके सर, ओके सर। आगे नेक्स्ट 5,71,500 इंटू में 797, 555, 486, सॉरी 455 है, 455, 486, 455, 486 यही है बिल्कुल। 692,500 इंटू में 0.797, ये आ गया 5519, 5519, 23 कर सकते हैं, चलो 23। ओके हाँ जी सर। आगे 571,500 इंटू में 0.712, ये आ जाएगा 406, 908। इसके अलावा 692,500, 692,500 है इंटू में 0.712, 712, यह आएगा 493,060। 571,500 इंटू में 0.636। बच्चों मैं चुपके से लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी बोलना कोई फ़ायदा नहीं है, मैं लिख देता हूँ बस मल्टीप्लाई करके, आप अपना भी करते रहिए। अब मैच कर लें, 440,430 है इसका, 440,430। थ्री 92648 कर सकते हैं, 648। बच्चों टोटल करो अब भाई। सर बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ रही है इसमें तो। चलिए बच्चों ये आ गया, ठीक है। हालांकि एनपीवी हमें निकालनी नहीं है तो, लेकिन अब निकाल देते हैं जब आ गई है तो। ओके, एनपीवी रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन अभी जल्दी से कर ही देते हैं पहले तो। PVCI, ये इसको बी कर देते हैं, तो B माइनस ए कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6259, है ना। और ये भाई माइनस में आएगा। चलो जी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 25 लाख माइनस 2496,464, तो ये आ गया 3536, ये माइनस में है 3536। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें NMA1 मशीन परचेज करनी चाहिए, क्योंकि उसी से
हमें क्या हो रहा है, एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, दूसरे में तो नेगेटिव आ रही है। हालांकि ये निकालना नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, नीचे लिख देते हैं जल्दी से, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पीवीसीआई। पहले लगाएंगे उसके बाद ही कमाएंगे, पहले लगाओ, इसीलिए पीवीसीओ नीचे आता है। पीवीसीआई कितना है भाई, 2060,259 डिवाइडेड बाई 20 लैक्स, ये आ गया 1.0 समथिंग आएगा। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ निकाल के कितना आ गया, 2.03 सॉरी 1.03 टाइम्स, सॉरी। चलिए भाई ये तो नेगेटिव आएगा, 24 नहीं, 0 से कम आएगा, मतलब 1 से कम आएगा, सॉरी 0 से कम नहीं, 1 से कम आएगा। तो 0 पॉइंट कितना आएगा देख लेते हैं, तो सर ये आ जाएगा 0.99। बच्चों 0.99 ही करना, इसको 1 मत कर देना प्लीज़, 0.99 ही करना, 1 मत करना यहाँ पर, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अब बताइए किसको, जिसकी एनपीवी सॉरी पीआई जिसकी 1 से ज़्यादा होती है उसको करेंगे, क्योंकि उसमें इक्वल से ज़्यादा हो रहा है, जितना हमने लगाया उससे ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब 1 से ज़्यादा तभी आ रहा है पीआई। तो आप डिसीजन लिख सकते हैं, डिसीजन लिखिएगा, A1 मशीन, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं NM A1 मशीन शुड बी परचेज्ड एज profitability index is higher than NM A2 मशीन। ठीक है भाई, ये प्लीज आप ध्यान रखेंगे ये बात। ओके प्यारे बच्चों, हाँ जी सर समझ गए। एक और बात है, देखिए आपने ये बोला था कि सर ये अमाउंट ना हर साल सेम आ रहा है, बिल्कुल बात सही है, ये अमाउंट सर हर साल सेम आ रहा है, तो ऐसा क्यों ना करें सर, ये कॉमन फिगर हो गया, 5,71,500 कॉमन हो गया, और इसका क्या करें, इसका हम सम कर दें। यदि हम जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है इस वाले क्वेश्चन में 5 इयर्स का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अलग अलग हो रहा है हर साल में, बाकी ये वाला जो सम है ना, ये वाला ये हर साल सेम है, ये हर साल सेम है, बस यही तो डिफर कर रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सम कर देते हैं और उधर कॉमन फिगर ले लेते हैं 5,71,500। तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू का सम करेंगे तो उसको बोला जाएगा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। देखिए मैं आपको बताता हूं, एक काम करें, अब इसको क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को या तो ऐसा करें 0.893, या ऐसा देखिए, देखो जरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्यूमुलेटिव, नहीं सर क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं गिवन है। और देखिए यही आ रहा है हमारा, हमने केवल अभी यही करा था, तो और ये ही आंसर आ रहा है, ओके या नहीं, हाँ सर यही आ रहा है, बस मैंने 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लिया, इन्होंने 3 प्लेसेस तक ले लिया, बस कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ना, ये हर साल डिफर कर रही है, तो इसका मतलब इसका हम सम कर लेते हैं, इसका सम करेंगे तो वो आएगा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या बोलेंगे उसको, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। उसको निकालने का तरीका क्या है, उसका निकालने का तरीका मैं बताता हूं, 1 डिवाइड करो 1.1 से, नहीं 1.2 है सॉरी, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई 1.2 कर दिया, हाँ जी सर, एक बार प्रेस करा इक्वल का साइन, फिर एक बार प्रेस करा हो गया सर, दूसरी बार प्रेस करा, तीसरी बार प्रेस करा, चौथी बार प्रेस करा, पांचवी बार प्रेस करा, जीटी का साइन दबा दिया, और जीटी का जैसे साइन दबाया आपने, जीटी का बटन दबाया तो 3.6047 आ गया।
3.6047 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो 6,92,500 से, तो लगभग यही वैल्यू आ जाएगी। लगभग क्या आ जाएगी? यही वैल्यू आ जाएगी। बात समझ गए? तो इसका मतलब क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सम कर दीजिए आप। ये बात आपको बेसिक सी ध्यान रखनी है। देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, जो मैं ये कह रहा था ना आप लोगों को कि भाई इसका सम आएगा लगभग कितना, 3.6047। इस ये जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, इन पांचों का सम कर दिया। सम करने के बाद अब देखिए मैं रफली कर सकता हूं, मैं बता रहा हूं, वैसे तो मैंने कवर कर दिया है। ये क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये आ गया। देखिए मैं एक और अलग से बताता हूं ऑल्टरनेटिवली। ये लीजिए, ऑल्टरनेटिव करते हैं हम। देखिए आप ध्यान दीजिएगा जरा, एन एम ए वन मशीन के केस में हम डिस्कस करते हैं, एन एम ए वन मशीन के रेस्पेक्ट में। ओके, यस सर, ध्यान दीजिए जरा प्लीज, प्लीज आप ध्यान दीजिए। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं 5,71,500 ये CFAT है पर एनम, और यहां हम कर देते हैं क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्यूमुलेटिव को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, क्यूमुलेटिव का मतलब एक साथ इकट्ठा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो मैंने देखा ये हर साल सेम है ना, तो यहां मैंने 5,71,500 ही रखा पर एनम, इनटू में क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करा तो 3.6047 आ गया। देखना जरा मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, एक बार मैं चेक करता हूं। 571,500 अभी बताया मैंने, वैसे तो वही आ रहा था 47, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 2060086 आ गया। सर थोड़ा सा तो फर्क आ गया यहां। सर आप देखना जरा, यहां पर था 60, यहां पर 60,259 है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब हम इंडिविजुअली करेंगे तो यहां पर 0.893 मैंने डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक लिया है, लेकिन जब मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से करी तो कैलकुलेटर तो काफी डेसिमल के बाद आगे तक जाता है, डेसिमल के बाद काफी प्लेसेस तक जाता है। इसी वजह से ये बच्चों थोड़ा सा डिफर हो रहा है। अब यदि मैं इंडिविजुअली चेक करता हूं, इन पांचों का सम करता हूं इंडिविजुअली, जो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.893 राइट, 0.797 राइट, प्लस 0.712 प्लस 636 प्लस 0.567, तो देखिए बच्चों 3.605 आ रहा है, 3.605 आ रहा है, और मैंने क्या लिया 30। यदि मैं इसको भी 5 लूंगा तो एग्जैक्ट आ जाएगा। फिर समझ गए, मैंने बस एक यहां मैंने 5 डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस तक ले लिया, जबकि हमने कितने प्लेसेस तक लिया हुआ है ऊपर 3, तो वो एक प्लेस एक्स्ट्रा लेने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। बाकी एक प्लेस कम लेंगे, रुकिए जरा, एक प्लेस यदि आप कम लेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ये मैं यहां पर ये देखिए 5 कर देता हूं, इसको कितना कर देता हूं 5। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हाँ सर अब लगभग सेम आ रहा है, अब लगभग सर सेम आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है आएगा ही सेम। 258 आ रहा है सर, अब 258 आ रहा है, 1 रुपए की कमी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा बिल्कुल सेम आ रहा है। 1 रुपए की तो इतने सारे वो हैं पॉइंट्स हैं, तो कोई इशू नहीं है, 1 रुपए में कोई चक्कर नहीं है। ये देखिएगा सर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो बच्चों जब इस तरीके की बात होती है कि सीएफएटी हर साल सेम है, तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज करें। किसका यूज करें? फिर आप क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज करें, एक आराम से आ जाएगा। कैलकुलेशन भी आपको कम करनी पड़ेगी, जैसे आप देख रहे हैं फटाफट आ गया। दूसरे केस में चेक कर लेते हैं, देखिएगा CFAT पर एनम इनटू में क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कितना है सर? ये है आई थिंक 6,92,000, यस 6,92,000। ये देखिएगा 6,92,500, और क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो यही रहेगा सेम।
चलिए जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 692, एक सेकेंड, 692 इंटू में 3.605, ये आएगा 2496 462 463 भी कर सकते हैं इसको। देखना क्या सेम नहीं आ रहा? हाँ सर, 4 बस एक रुपए की कमी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में तो बच्चों कोई इशू नहीं है। ये देखिए सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, लगभग सेम आ रहा है बच्चों। देखिएगा ये अमाउंट सेम है, ये अमाउंट सेम है, ये भी लगभग सेम है, 1 रुपए की कमी आ रही है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आप PVCI इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे यहां पर। इससे क्या हुआ, कैलकुलेशन थोड़ा कम हुई। तो आगे हम यही ध्यान रखेंगे, जब इस तरीके से आएगा तो ये डायरेक्ट लिखेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख देंगे, और फिर एक जगह ये अमाउंट लिखेंगे, एक जगह अमाउंट लिखेंगे, बाकी फिर कर देंगे। बात समझ ही नहीं समझ गए? चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये बात है, ये ऑल्टरनेटिव वे था, ये हमारा ऑल्टरनेटिव तरीका था प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है? हाँ जी सर, और क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज करते हैं अब हम। तो हमने अभी तक बुक के 2 क्वेश्चन किए, 15 और 16। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। डॉक्टर साहब हैं यहां पर यहां पर है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर क्या करेगा, एक्सरे वगैरह की मशीन वगैरह ही परचेज करेगा। तो यहां पर वही है, तो अ डॉक्टर इज प्लानिंग टू बाय एन एक्सरे मशीन फॉर हिज हॉस्पिटल। ही हैज 2 ऑप्शंस, और उनके पास कितने ऑप्शंस हैं? डॉक्टर साहब के पास 2 ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन है डॉक्टर साहब के पास? 2 ऑप्शन। ओके, यस सर। तो देखिएगा, a doctor is planning to buy an x-ray machine for his hospital. He has 2 options. He can either purchase it by making a cash payment of rupees 50 lakhs या कर सकता है क्या, 6,15,000 are to be paid in 6 equal annual installments। दो डॉक्टर साहब को एक्सरे मशीन खरीदनी है, डॉक्टर साहब को एक्सरे मशीन खरीदनी है। या तो वो कैश पे कर सकते हैं, 5 लाख एक्सरे मशीन खरीद के ला सकते हैं, या 6,15,000 को 6 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। ओके, 2 ऑप्शन है, या तो इंस्टॉलमेंट का या कैश में। Which option do you suggest to the doctor, assuming that the rate of return is 12% per annum or present value of rupee 1 at 12% rate of discount for 6 years? देखिए यहां पर कंबाइन फिगर है ये बच्चों, यहां पर ये बेसिकली कंबाइन फिगर है, ये कंबाइन फिगर है। कंबाइन मतलब एक साथ है, तो इसी को कहा जाएगा, जो मैं बात कर रहा था पिछले क्वेश्चन में, ऑल्टरनेटिवली इसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 ईयर्स। सर क्वेश्चन ने क्यों नहीं यूज करा ऐसा? बच्चों क्वेश्चन तो समझ रहे हैं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है। यदि क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरह बनेगा तो फिर क्वेश्चन कैसे रहेगा वो? इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी 1, लास्ट वाला सेंटेंस रीड करो ये वाला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी 1 एट 12% रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर 6 ईयर्स इज 4.111। इसको कहा जाएगा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 ईयर्स। बात खत्म, बात समझ गए? चलिए ये प्लीज बात ध्यान रखना आप लोग, ये बात आप लोग प्लीज ध्यान रखना, समझ गए बच्चों? ये बात आप लोग प्लीज ध्यान रखना, क्लियर है? चलिए, तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 ईयर्स कितना अमाउंट है? 4.111। और यदि आप निकालना चाहते हैं तो निकालें, 12% है तो क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12, तो कितना आएगा? 1 डिवाइड बाई 1.12 आएगा। तो आपने कैलकुलेटर पे क्या करें, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करें, कर लिया, एक प्रेस करा, मतलब इक्वल का साइन प्रेस करा, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, और 6 बार जैसी प्रेस हो गया इक्वल का साइन, इक्वल का बटन, अब GT दबा दो, और GT दबाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 4 यही आ रहा है लगभग, 4 यही आ रहा है लगभग। मैं दोबारा करता हूं, कुछ गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4 5 और एक 6, हाँ सर आ गया 4.1114073, केवल डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक ले लिया है तो वही आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, समझ गए? इसको आपने कैलकुलेटर पे रखना है,
इक्वल का साइन प्रेस करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच और एक छह। छह क्यों करना है? क्योंकि 6 साल है यहां पर। छह क्यों करना है? क्योंकि 6 साल है। बात समझ गए? पिछले क्वेश्चन में 5 बार करना था क्योंकि 5 साल थे। ओके, यस सर। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, टू परचेज एक्सरे मशीन। टू परचेज एक्सरे मशीन, यस, हमें एक्सरे मशीन परचेज करनी है। टू परचेज एक्सरे मशीन, यस। क्या करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है। टू परचेज एक्सरे मशीन, फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन कैश, कैश पेमेंट नाउ या टुडे या 0 ईयर, एक ही बात है, मतलब ₹5 लाख। इसका मतलब देयरफॉर मैं कह सकता हूं प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। समझ गए ना? पीवीसीओ क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। सर एग्जाम में हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं? हाँ बच्चों, लिख सकते हैं। बेटर है कहीं पीवीसीओ को एक्सप्लेन करके आ जाएं कि पीवीसीओ स्टैंड्स प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लोज। लेकिन आप समझ गए, मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पहले ही बता चुका ना। पीवीसीओ का मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। लिखना चाहते हैं फुल फॉर्म लिख लो, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू 5 लाख। यदि आज आपने मशीन खरीदी है, एक्सरे मशीन खरीदी है कैश में, तो आज के 5 लाख रुपए की वैल्यू आज की डेट में 5 लाख ही रहेगी। ओके, यस सर। ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ हमारा। क्वेश्चन ने बोला था कि डॉक्टर साहब या तो कैश में परचेज कर सकते हैं आज की डेट में एक्सरे मशीन 5 लाख रुपीस पे करके, तो आज के 5 लाख रुपए की वैल्यू आज की डेट में उतनी रहेगी, सेम। इसीलिए मैंने बोला प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। और ये आउटफ्लो है, आउटफ्लो हो रहा है दोनों केस में। दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पर आते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ ₹6 लाख था ना शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। 6,15,000, यस, 6,15,000 is to be paid in 6 installments. Okay, 6 installments, 6 annual equal installment या 6 equal annual installment, एक ही बात है, राइट? यस सर। तो देखिएगा जरा प्लीज, अमाउंट है हमारा, यहां लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो ये आ गया भाई 6,15,000 डिवाइडेड बाई 6, कितना आएगा? ये आएगा 102,500। मतलब इतना पे करना पड़ेगा। ये कब पे करेंगे? अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू, पर एनम है ये, पर एनम है, प्लीज ध्यान रखना। मैंने ऊपर लिखा टोटल अमाउंट ऑफ ₹6,15,000 इज टू बी पेड इन 6 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो हर साल कितना पे करेंगे? 1,02,500। और इंस्टॉलमेंट के रिगार्ड में ना बताया हो बच्चों कि इंस्टॉलमेंट बिगनिंग में पे की जाएगी या एंड में पे की जाएगी, पीरियड के बिगनिंग में, साल के शुरू में या साल के एंड में पे की जाएगी। जब कुछ ना बताया हो तो इंस्टॉलमेंट हमेशा एट द एंड ऑफ ईच ईयर पे की जाएगी। इसका मतलब आज डॉक्टर साहब मशीन खरीदेंगे लेकिन इंस्टॉलमेंट पे कब करेंगे? फर्स्ट ईयर के एंड में,
इंस्टॉलमेंट पे कब करेंगे? सेकंड ईयर के एंड में। इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे? थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर के एंड में। इसका मतलब ये फ्यूचर वैल्यू है, ये कैश आउटफ्लो इनकर्ड इन फ्यूचर बाई डॉक्टर, बाई हॉस्पिटल। आज एक्सरे मशीन खरीदकर इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी फर्स्ट ईयर के एंड में 1,02,500, सेकंड ईयर के एंड में 1,02,500, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में, फिफ्थ ईयर के एंड में, सिक्स्थ ईयर के एंड में सेम अमाउंट 1,02,500, 1,02,500। बोलो कोई डाउट? नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्यूचर में पे की जा रही है इंस्टॉलमेंट, अमाउंट पे किया जा रहा है, अमाउंट खर्च होगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें आज, क्योंकि डिसीजन तो जीरो ईयर में, डिसीजन तो जीरो ईयर में लेना है। तो इसी वजह से निकालते हैं आप प्रेजेंट, या मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, चलो, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, जिसको मैं कह सकता हूं PVCO। अब देखिए अमाउंट सेम है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है, तो क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 ईयर्स। ये ध्यान रखना, फॉर 6 ईयर्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ईच। सर यहां CFAT नहीं होगा बच्चों, अपने आप में यही CFAT है, अपने आप में यही, सॉरी CFAT नहीं है, सॉरी CFAT नहीं है, ये तो आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, CFAT तो इनफ्लो होता है, अपने आप में यही आउटफ्लो है बच्चों। तो कितना आएगा? 4,111 इंटू में हर साल का अमाउंट 102500 पर एनम। बच्चों जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि भाई ये वाला फिगर ही तो चेंज हो रहा है, यही तो फिगर चेंज हो रहा है, बाकी तो ये तो सेम है। तो मैंने ऑल्टरनेटिव नहीं वे बताया, देखिए हम क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले रहे हैं, यहां पर क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले रहे हैं, ओके, और क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले रहे हैं, और जबकि अमाउंट ये वाला हमने एक ही रखा है, सेम रखा है, बस तब भी तो वैल्यू सेम ही आ गई। यहां क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले रहे हैं हम, ओके, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले रहे हैं, बाकी अमाउंट हमने क्या रखा है? अमाउंट हमने एक जैसा ही तो रखा है प्यारे बच्चों, या नहीं? यस सर समझ गए। तो बच्चों यहां भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो अब बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। 1,02500 इंटू में 4.111, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा कितना? 4,21,378, दैट्स इट। ये आ गया PVCO, दैट्स इट, दैट्स इट। अब बताइए क्या करेंगे हम? यदि हम इंस्टॉलमेंट में परचेज करेंगे तो हमारा अमाउंट ये होगा, और यदि हम कैश में परचेज करेंगे तो आज की डेट में 5 लाख देने पड़ेंगे, और यदि इंस्टॉलमेंट में परचेज करेंगे फ्यूचर में हमें पे करना पड़ेगा, उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो 4,21,378 आया। तो बताइए क्या करेंगे? बताइए प्यारे बच्चों क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेगा डॉक्टर साहब? कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेगा हॉस्पिटल? बताइए। सर डॉक्टर साहब इंस्टॉलमेंट पे ही परचेज करेंगे, बिल्कुल सही बोला, लिख देते हैं डिसीजन। सर क्या एक बात हमें बताइए, सर इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन ऐसी दें जैसे आपने एरो वगैरह बना के दी हुई है? हाँ बच्चों ऐसी देंगे। क्लियर हो रहा है आपको? नहीं हो रहा? हाँ सर हमें तो क्लियर हो गया, तो चेकर को भी क्लियर हो जाएगा, वो भी तो इंसान है। चलिए सर ठीक है सर। डॉक्टर शुड परचेज, डॉक्टर शुड परचेज एक्सरे मशीन by using the second option, by using the second option, that is of installment, that is of installment each year.
बिकॉज present value because present value cash outflows because present value cash outflows is less in this ऑप्शन। समझ गए, बस बेसिक सी बात ये है, इन दिस ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव, दैट्स इट। ओके ओके सर, चलिए बच्चों नोट डाउन करा आपने। नेक्स्ट, अरे क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 में तो जो हमने अभी तक सीखा है एनपीवी और पीआई वही निकालने के लिए कहा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 जरूर करते हैं, और इसमें सीएफएटी ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरा आज की जो क्लास है उसमें सीएफएटी पर ही फोकस है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 15 करा, इसके बाद क्वेश्चन एक और किया नहीं, तो मेरा सीएफएटी पर ही फोकस है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है सीएफएटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इस वाले में भी सीएफएटी ही है सबसे इंपॉर्टेंट। ओके यस सर, देखते हैं जरा जल्दी से। भिलवाड़ा कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भिलवाड़ा कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। इसका मतलब क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का रेट क्या है? 10%। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का क्या रेट है? 10%। इट्स सब्जेक्ट टू टैक्स, और टैक्स का रेट तो बहुत ज्यादा है सर, 50%, कोई इशू नहीं है। द कंपनी इज कंसिडरिंग बाइंग, अरे जो रेट होगा टैक्स का वही लेंगे ना, इस क्वेश्चन में 50% दिया है तो 50% ही लेंगे। कंपनी इज कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू फिनिशिंग मशीन, कंपनी एक नई फिनिशिंग मशीन खरीदने की सोच रही है जिसकी कॉस्ट है 2 लाख, लेकिन विल रिड्यूस मटीरियल वेस्ट बाई एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ₹50,000 a ईयर। ये क्या कहना चाहता है, इस सेंटेंस को रीड करें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, वो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, टैक्स का रेट 50% है, वो लिखा हुआ है। कंपनी सोच रही है एक नई फिनिशिंग मशीन परचेज की जाए कंपनी के लिए, तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी कंपनी के लिए 2 लाख, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही हम नई मशीन परचेज करेंगे तो नई मशीन परचेज करने की वजह से मटेरियल वेस्टेज 50,000 से हर साल कम होगा। नई मशीन परचेज करने की वजह से कंपनी को वेस्टेज ऑफ मटेरियल 50,000 से कम होगा, सेव हो जाएगी। इसका मतलब ये सेविंग है। जैसी नई मशीन आई तो नई मशीन की वजह से जो मटेरियल वेस्टेज होती थी पहले 50,000 की, वो सेव हो जाएगी, वो सेव हो जाएगी। तो नई मशीन खरीदने से 50,000 का मटेरियल वेस्ट होने से बच जाएगा। किसकी वजह से? नई मशीन की वजह से। 50,000 का हर साल मटेरियल वेस्ट होने से बच जाएगा नई मशीन की वजह से। तो कह सकता हूं नई मशीन की वजह से ये सेविंग है। यस सर, मशीन विल लास्ट फॉर 10 ईयर्स और हैव अ सैल्वेज वैल्यू 0। एसएलएम मेथड यूज करना है डेप्रीशिएशन पर्पज से। ठीक है सर, समझ गए। बाकी रिक्वायरमेंट में रीड नहीं कर रहा, जो हम करते हैं नॉर्मली क्वेश्चन में वही सारी चीजें इन्होंने पूछी हैं पॉइंट वाइज करके। तो क्वेश्चन है 11, सॉरी 11 तो अभी किया, 12 है ये। लिखेगा वर्किंग नोट नंबर 1, computation of CFAT, computation of CFAT per annum, computation of CFAT per annum, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा मेरे साथ साथ, और सेविंग्स ड्यू टू परचेज ऑफ अ मशीन 50,000। यहां लिख सकते हैं दैट इज वेस्टेज
दैट इज वेस्टेज ऑफ मटेरियल सेव्ड। बात समझ गए? सेव, ओहो सेविंग कर रहे हैं हम। दैट इज वेस्टेज ऑफ मटेरियल सेव, दैट इज वेस्टेज ऑफ मटेरियल सेव्ड, ऐसे लिखिए सेव्ड। ओके, सेविंग्स ड्यू टू परचेज ऑफ अ मशीन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल सेव्ड हुई। हाँ सर बिल्कुल समझ गए, वेस्टेज ऑफ मटेरियल नई मशीन की वजह से सेव्ड हो गई। कितने की हर साल? सर 50,000 पर एनम है ईच ईयर। ओके, अब एक बात बताइए, जो ये सेविंग्स है ये सेविंग है, क्या इसमें डेप्रीशिएशन घट गया हो गया मशीन का? मशीन का क्या कोई खर्चा है? मशीन खरीदने की वजह से डेप्रीशिएशन का खर्चा हुआ सर? मशीन खरीदने की वजह से यदि 50,000 रुपए की सेविंग हुई है हर साल कंपनी के लिए, तो डेप्रीशिएशन का खर्चा भी तो कंपनी को बियर करना पड़ेगा मशीन का। मशीन नहीं होती तो डेप्रीशिएशन का खर्चा बियर नहीं करना पड़ता कंपनी को। तो मशीन खरीदने की वजह से सेविंग हुई है, तो मशीन खरीदने की वजह से डेप्रीशिएशन के रूप में खर्चा भी तो इनकर्ड करना पड़ा। वो अलग बात है कि नॉन कैश खर्चा है, लेकिन खर्चा तो है। डेप्रीशिएशन डिडक्ट करेंगे उसके बाद ही तो प्रॉफिट आएगा। हाँ सर, तो सेविंग हुई 50,000 की, खर्चा कितना हुआ? डेप्रीशिएशन के रूप में, डेप्रीशिएशन के रूप में वो निकालना पड़ेगा। इसका मतलब डेप्रीशिएशन अब डिडक्ट करेंगे हम। बोलो समझ पा रहे हैं? डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 2 लाख रुपीस की मशीन है, सेल्वेज वैल्यू 0 है, एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स बोला हुआ है। कितना डेप्रीशिएशन आ गया? 20,000। ये भी हर साल पर एनम। इसका मतलब डेप्रीशिएशन के बाद कौन सा खर्चा और डिडक्ट करना बाकी है? टैक्स, टैक्स, टैक्स। और तो कोई खर्चा नहीं है? नहीं। कौन सा खर्चा डिडक्ट करना बाकी है? टैक्स। तो इसका मतलब इसको क्या कहा जाएगा? वो याद करो, मैंने बताया था, इसको कहा जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि और कोई खर्चा नहीं है डेप्रीशिएशन के अलावा। टैक्स का खर्चा बचा, टैक्स से पहले का है ये प्रॉफिट, टैक्स से पहले की अर्निंग है, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डेप्रीशिएशन डिडक्ट हो चुका है, वो खर्चा था, और डेप्रीशिएशन डिडक्ट करने के बाद ही पीबीटी आती है 30,000। सर इसमें इंटरेस्ट ऑन डेट्स वगैरह नहीं है? नहीं है बच्चों, नहीं है। रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी खर्चा नहीं है, केवल सेविंग है और डेप्रीशिएशन का खर्चा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, क्योंकि टैक्स से पहले का प्रॉफिट है ये। सेविंग माइनस खर्चा, तो भाई नेट सेविंग कह दो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये नेट सेविंग भी कह सकते हैं इसको। नहीं नेट सेविंग्स नहीं, नहीं नेट सेविंग नहीं, क्योंकि इसमें ये तो डेप्रीशिएशन अलग है ना, नेट सेविंग नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही कहना अप्रोप्रिएट होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहना ही अप्रोप्रिएट होगा। अब इसमें माइनस कर देते हैं, इनकम टैक्स का रेट माइनस कर देते हैं, जो भी इनकम टैक्स का रेट है। कितना परसेंट है? 50% है, तो ये आ गया 15,000 सब पर एनम है। तो ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी। ठीक है जी, इसमें क्या ऐड करेंगे ताकि सीएफएटी निकल सके? सर डेप्रीशिएशन। कुछ बच्चों के माइंड में प्रश्न आ रहा है, वो प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि सर एक बात बताइए, आपने यहां डेप्रीशिएशन डिडक्ट कर दिया और यहां डेप्रीशिएशन आप ऐड बैक कर रहे हैं। सर ऐसा करो ना, ऊपर डिडक्ट ही मत करो। बच्चों यदि इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान दें। सर आपने ऊपर डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया और यहां डेप्रीशिएशन प्लस कर दिया, तो सर ऐसा करो ना, आप एक बार माइनस कर रहे हो फिर दोबारा प्लस कर रहे हो, तो माइनस ही मत करो, फिर प्लस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चों ये बात तो सही नहीं है आपकी। देखिए मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में भी, इनकम स्टेटमेंट जब बनाई थी मैंने, कि भाई डेप्रीशिएशन तो डिडक्ट होगा ही होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए डेप्रीशिएशन हमें हर कीमत पर डिडक्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए डेप्रीशिएशन डिडक्ट करना ही पड़ेगा, डेप्रीशिएशन डिडक्ट करना ही पड़ेगा। इसी वजह से मेरा फोकस पहले डेप्रीशिएशन डिडक्ट करके पीबीटी निकालकर फिर टैक्स डिडक्ट करके पैट निकालने का होता है। और जैसे ही पैट निकला
फिर मैं CFAT की तरफ सोचता हूं, फिर मैं देखता हूं अरे डेप्रीशिएशन डिडक्ट कर दिया, गलती हो गई, डेप्रीशिएशन डिडक्ट कर दिया, गलती होगी, CFAT के पॉइंट ऑफ व्यू से गलती हो गई डेप्रीशिएशन डिडक्ट करके, लेकिन पैट को निकालते हुए डेप्रीशिएशन सही डिडक्ट हुआ है, CFAT के पॉइंट ऑफ व्यू से गलती हुई है, इसीलिए एड बैक करते हैं, पैट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सही किया है। बात समझ पा रहे हैं? ये बात ध्यान रखनी है। इसीलिए आप यदि कह रहे हैं कि पहले माइनस कर दिया फिर प्लस कर दिया, वो सही बात नहीं है, वो लॉजिकल आप समझे नहीं। वो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई डेप्रीशिएशन इसलिए डिडक्ट करते हैं क्योंकि पैट निकालेंगे पहले, बिना डेप्रीशिएशन डिडक्ट करे पैट नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो वो गलत निकलेगा, और गलत हम निकाल लेंगे नहीं, इसलिए पैट निकालते हुए डेप्रीशिएशन हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन CFAT निकालते हुए डेप्रीशिएशन डिडक्ट करके आपने गलती कर दी तो इसलिए ऐड बैक कर देंगे। तो यही एक ऑप्शन है, अदरवाइज तो सब बेकार के ऑप्शन है, इधर उधर घुमा फिरा के अल्टीमेटली यही आएगा। हालांकि उनकी भी मैं बात करूंगा लेकिन आज नहीं। ओके, अभी हम आराम आराम से चल रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया। चलिए जी सर, अब तो क्या करेंगे, अब तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे आगे क्या बोला है उन्होंने। देखिए अब हमें CFAT आ गया जी, ठीक है। अब ये वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, CFAT, ठीक है सर। CFAT आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या? हाँ सर है, अभी डोंट वरी, आगे बढ़े। अब कुछ नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। फ्यूचर वैल्यू लिख सकते हैं, अमाउंट लिख सकते हैं रुपीस के टर्म्स में, एंड देन फाइनली प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिएगा परचेज कॉस्ट और मशीन, बेसिकली यही तो आउटफ्लो होगा। 0 ईयर में खरीदी है, 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये रहेगी, तो 2 लाख रुपए जो मशीन में लगाए हैं उनकी वैल्यू 2 लाख ही रहेगी, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू भी 2 लाख ही लिख दीजिए। और इसको हम कहेंगे PVCO ए पार्ट। अब आ जाते हैं आगे, कैश इनफ्लोज की बात करेंगे, और कैश इनफ्लोज में बस एक ही पार्ट आएगा, CFAT। और CFAT ध्यान दीजिएगा 1 to 10 हर साल का CFAT सेम है। ये देखिएगा ऊपर वाला पार्ट 35,000 35,000 हर साल सेम 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 सेम। तो बेटर है क्या करें, जो 10% आपका क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेते हैं, समझ गए, ताकि आसानी रहे। तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कर लेते हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और कितना आएगा जरा वही कैलकुलेट करें। देखिए यहां ध्यान दें, मैं थोड़ा सा नीचे गैप देके लिखता हूं, PVF एट द रेट ऑफ 10%। कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 1 बाई 1.1। ओके, मैंने अब क्या करा, 1 का बटन दबाया, फिर मैंने दबाया प्रेस करा डिवाइड का साइन, और फिर उसके बाद 1.1 करा प्रेस, उसके बाद इक्वल का साइन प्रेस करा, एक बार करा मैंने, 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार करा, 5 6 7 8 9 10, ये मैंने इक्वल का साइन ही बार बार प्रेस करा है। अब मैं GT कर देता हूं, जो जैसी मैंने GT करा तो ये आ जाएगा
5, ये तो मैंने अलग से शो कर दिया, अलग से शो कर दिया, नहीं तो डायरेक्टली आप ऊपर लिख सकते हैं क्या, 6.1446 कर सकते हैं, 1446 आ जाएगा, ये अप्रोक्स कर दिया मैंने। सर एक बात बताइए, आपने पिछले क्वेश्चनों में डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक लिया था, सर इसमें 4 ले लिया है, तो हम कितना लें, कितना समझें, कभी आप 3 ले रहे हैं कभी 4 ले रहे हैं, बच्चों 3 4 आपकी जो चॉइस है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 4 ले लिया, आप 4 मत लो, 3 ले लो केवल, तो 6.145 करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, 3 से 4 ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। और अमाउंट कितना है भाई, अमाउंट है सर 35,000, हर साल सेम है, ईच ईयर सेम अमाउंट है, पर एनम है ये, बस जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चेंज होता है उसका मैंने सम कर लिया, और 35,000 कॉमन अमाउंट रहेगा हर साल हर साल हर साल हर साल 10 साल तक, क्योंकि 10 साल है लाइफ इसकी। टू 15061 आ गया। यदि आप इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक लेते तो थोड़ा, और मेरा आपका आंसर थोड़ा डिफर कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई इशू नहीं है, पॉइंट में यदि एग्जैक्ट नहीं आता तो ऐसे ही होगा, वो कोई इशू नहीं है। तो आप डेसिमल के बाद 3 से 4 प्लेसेस ले सकते हैं अप्रॉक्स करके, आपकी अपनी चॉइस है, उसमें कोई रिजिड रूल नहीं है, सब बच्चे अलग अलग लेते हैं, इसी वजह से इंस्टीट्यूट क्या करता है, क्वेश्चन में ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे देता है। ओके, बाकी कुछ नहीं आएगा भाई, बाकी सेम आएगा ये, इसका मतलब हमें फायदा हुआ कितना, 15,061। चलिए जी, तो ये हम लिख सकते हैं एनपीवी, इसको बी माइनस ए कहा जा सकता है। ओके, बस इतनी सी बात आपको निकालनी थी, तो एक तो एनपीवी निकालनी थी, वो मैंने निकाल दी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एनपीवी इज इक्वल टू रुपीज़ 15,061, और दूसरा पार्ट है पीआई का, वो मैं निकाल देता हूँ अभी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये है पीवीसीआई। पीवीसीआई ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि पहले लगाएंगे तो लगाएंगे नीचे आएगा, और ये है कितना, 215,061 डिवाइडेड बाई 2 लाख, डिवाइड करना पड़ेगा भाई, ये कितना आएगा, तो ये आ गया 1.08 कह सकते हैं, 1.08 या टाइम्स या 7 कह सकते हैं, जैसा आप लिखना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे डिसीजन उसने बोला था, तो डिसीजन होगा यस, एनपीवी हमारी पॉजिटिव है, एक ही ऑप्शन था, एक ही ऑल्टरनेटिव था, तो हमें खरीदनी चाहिए मशीन, और हमारा पीआई भी तो 1 से ज़्यादा है तो खरीदना चाहिए। यस, वी शुड परचेज मशीन एज एनपीवी इज, ऐसे भी लिख सकते हैं, हायर देन 0 एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज हायर देन 1। यदि हमारा पी आई 1 है, इसका मतलब हमने 2 लाख लगाया और 2 लाख ही हमारा पीवीसीआई आया, तो 1 हो गया, 1 में ना तो फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, तो खरीद सकते हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा होगा तो फायदा शो कर रहा है, एनपीवी पॉजिटिव है, इसलिए खरीदना ही बेटर रहेगा, लेकिन 1 से कम आएगा पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो फिर खरीदेंगे नहीं, क्योंकि आपने लगाया ज़्यादा कम कमाया, इसलिए 1 से कम आ रहा है। ओके, नेगेटिव यदि एनपीवी आई तो फिर नहीं खरीदेंगे। ओके, सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा। चलो बच्चों, क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट डाउन करो ये वाला पार्ट, कोई बात है तो बताइए। करें बच्चों नोट डाउन, कोई डाउट है तो बताएं प्लीज। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ। ओके, और होमवर्क आपके लिए कुछ नहीं है, बस जो भी मैंने अभी तक कराया 2 क्लासेस में उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है? 2 क्लासेस में मैंने जो भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बताया, क्वेश्चंस कवर कराए, उनको अच्छे से रिवाइज करके आना,
राइट, रिवाइज करके ही नेक्स्ट क्लास देखना आप लोग, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।